वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? क्या हो रहा है? क्या एक्टिविटीज हैं आप लोगों की? हेलो, जी जी आवाज नहीं जी सर आपकी आवाज़ क्लियर है, बोले। क्लियर है? आप बोले नहीं, मैंने थोड़ा पूछा था आपसे। क्या बोले? जी बस ठीक है, आप इधर इस पुराने से आवाज आपकी। जी कैसे हैं आप लोग? सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। और सुनाएं आप, क्या हो रहा है? अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा माइनर एक्ट्स हैं उसमें हमारा एक जो एक्ट है वो है स्टैम्प एक्ट। हमने पढ़ा है कोर्ट फीस एक्ट, सुपरवेलिएशन एक्ट और स्टैम्प एक्ट। तो अब हमने हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा भी वो चेंज कर दें। तो उसमें वो एमसीक्यूज टाइप जो है वो पेपर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसको भी देखना पड़ेगा। जो हमने थॉरो स्टडी की है उसके साथ साथ असाइनमेंट वर्क भी हमने करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमने देखना ये है कि जो एमसीक्यूज हैं तो हैं उनमें से चैप्टर वाइज उनमें निकाल के उनका भी अहाता करना है, ताकि वो किसी भी तरह से हमसे जो है वो कर लें तो हम उसका आंसर कर सकें। जी सर। तो सबसे पहले हमने आज देखना है स्टैम्प एक्ट को 1899, स्टैम्प एक्ट 1899। उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द नेम करेक्ट नेम ऑफ स्टैम्प एक्ट? व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ स्टैम्प एक्ट? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ स्टैम्प एक्ट। इसका आंसर है, कोई बता सकता है आप में से कि क्या करेक्ट नेम है? जी, आप में से कोई बताएगा कि जो स्टैम्प एक्ट है उसका करेक्ट नेम क्या है? स्टैम्प एक्ट 1899, दिस इज द करेक्ट नेम। जी ऊंचा बोले जरा, आवाज नहीं आ रही आपकी। द स्टैम्प एक्ट 1899। जी, द स्टैम्प एक्ट 1899। यस। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, द स्टैम्प एक्ट 1899। क्वेश्चन नंबर 2 है when did stamp act pass? When did stamp act pass? स्टैम्प एक्ट कब पास हुआ था? कौन से ईयर को और कौन सी डेट क्या थी उसकी? 1899 को तो हुआ था डेफिनेटली, तो डेट क्या थी उसकी? 27th January 1999। जी 1899। 27 जनवरी 1899। What was the act number? What was the act 2 number? of 1899। Act 2 2 of of 1899। 1899। Act number है 2 of 1899। यस। What is the extent of the Stamp Act 1899? What is the extent of Stamp Act 1899? It extends to the whole of Pakistan, sir. The Stamp Act extends to the whole of Pakistan.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है when did Stamp Act enforce? When did Stamp Act? जुलाई When 1 did जुलाई 1899 सर। जी Stamp Act enforced on the first day of July 1899. Next question है how many chapters of Stamp Act 1899 are? How many chapters of Stamp Act 1899 are? जी कितने चैप्टर हैं? How many chapters? ऑप्शन दे 8 देता हूं मैं आपको जी 8 चैप्टर्स हैं 8 chapters of Stamp Act 1899. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है how many sections of Stamp Act 1899 are? ऑप्शन ए है 77, बी है 78, सी है 79, डी है 80. How many sections? 79 सर। Yes, correct answer. Question number 8 है what is the name of the first chapter of Stamp Act 1899? प्रीलिमिनरी सर। What is the name of the first chapter of Stamp Act 1899? The प्रीलिमिनरी। name of the first chapter of Stamp Act 1899 is preliminary. Yes. What is the name of the second chapter of the Stamp Act 1899? J. Of liability of instruments to duty. G. The name of the second chapter of the Stamp Act 1899. Stamp duties. उसके बाद है next Right. question. What is the body of the chapter 2 of the Stamp Act 1899? The body of the chapter 2 of the Stamp Act 1899 is जो उसके डिफरेंट उसके सब हेडिंग्स हैं उसके साथ ए बी सी और जो सेक्शंस जो उसको डील करते हैं जो उसका सब हेडिंग ए है उसमें है ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्यूटी और ये सेक्शन डील करता है ये जो पोर्शन है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 9 तक सेक्शन 4 to 9 ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899. इसकी सब हेडिंग बी है ऑफ स्टैम्प एंड द मेक ऑफ यूजिंग देम ऑफ स्टैम्प्स एंड द मेक ऑफ यूजिंग देम ये सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 16 तक जो है वो डील करता है. उसके बाद है सब हेडिंग सी ऑफ द टाइम ऑफ स्टैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द टाइम ऑफ स्टैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये सेक्शन 17 से सेक्शन 19 तक जो है वो डील करता है. उसके बाद सब हेडिंग डी है ऑफ वैल्यूएशंस for duty of valuations for duty section 20 से 28 of Stamp Act 1899 तक इसको डील करता है पोर्शन को. उसके बाद है ड्यूटी बाय ओन पेएबल बाय ओन पेएबल सेक्शन 29 से 30 तक जो है इसको डील करता है. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 11. What is the name of the chapter number 3 of the Stamp Act 1899? What is the name? Do you know what is the name of the chapter number 3 of the Stamp Act 1899? Sir, adjudication as to stamps. The adjudication as to stamps. Chapter number 3 is adjudication as to stamps. और इसके कितने सेक्शंस हैं और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक जो है वो डील करता है? टोटल सेक्शन चैप्टर नंबर 3 के
2 सेक्शन है और ये सेक्शन 31 और 32 पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899? The name of chapter 4 of instrument not duly stamped, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्यूली स्टैम्प ना हुए हो उससे मतलब जो है वो ये चैप्टर है कि अगर ड्यूली स्टैम्प नहीं हुए तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये टोटल इसके सेक्शन जो है वो इस चैप्टर नंबर 4 के वो 16 सेक्शंस हैं और ये डील करते हैं फ्रॉम 30 to 48 ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899? बताएगा चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? Allowances for stamps in certain cases. Allowances for stamps in certain cases. Allowances for stamps in certain cases। और इसके कितने टोटल सेक्शन हैं इस चैप्टर के? 12 है सर जी। नहीं 12 नहीं है इसके, 7 सेक्शंस हैं इसके 49 से 55 तक। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 6 ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899? चैप्टर 6 का जो नाम है चैप्टर का वो क्या है? रेफरेंस एंड रिवीजन। रेफरेंस एंड रिवीजन। और इसके टोटल कितने सेक्शंस हैं? इसके 6 हैं सर। 6 जी 6 सेक्शंस हैं और ये 56 to 61 सेक्शन तक डील करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर 7 ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899? Criminal offences and procedure. जी criminal offences and procedure। It comprises 11 sections from 62 to 72। Yes. Question number 16 है, what is the name of the chapter 8 of Stamp Act? What is the name? Supplemental provisions. जी supplemental provision। It comprises 8 sections from 73 to 79। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, what is the meaning of stamp duty? What is the meaning of stamp duty? जी को बताएगा? What is the meaning of stamp duty? थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। What is the meaning of stamp duty? Stamp duty is a duty, लिखें। Stamp duty is a duty payable on demand, payable on the document। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, stamp duty is a duty payable on the document provided in the Stamp Act with schedule by adhesive or impressive stamps। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, stamp duty is a duty payable on the document provided in the Stamp Act with schedules, schedule भी बोलते हैं इसे, schedules by adhesive or impressive, adhesive or impressive stamps, comma
by adhesive or impressive stamps so that the document may be recognized, so that अच्छा, आप लोगों के पास पेपर और बॉल पॉइंट वगैरह हैं? यस सर मौजूद है। लिख रहे हैं आप? यस मुझे लिख रहे हैं। अच्छा, इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा फिर। Stamp duty is a duty payable on the document provided in the Stamp Act with schedules by adhesive or impressive stamps, so that the document may be recognized by the law and may become admissible, so that the document may be recognized by law and may become admissible in evidence, when required to prove or disprove any fact in issue. Prove or disprove any fact in issue. कोई वर्ड अगर रह गया है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी को दोबारा लिखना है तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। लिख लिया है? क्या लिख लिया है? Yes, sir. जी लिख लिया है। अब आप ये बताएं कि स्टैम्प ड्यूटीज में जो डेफिनेशन ये लिखी है आपने, इससे ये क्या कह रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो किस तरह से लगाई जाती है और इसका मकसद क्या होता है, और जी कोई एक्सप्लेन करेगा इसे? जी आवाज बहुत कम आ रही है, जो भी एक्सप्लेन कर रहा है इसे उसकी आवाज जो है बहुत ही कम है। मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही मेरे। स्टैम्प ड्यूटी इज अ ड्यूटी पेएबल ऑन डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसी ड्यूटी है जो कि डॉक्यूमेंट पर आयद होती है, प्रोवाइडेड इन स्टैम्प एक्ट। तो स्टैम्प एक्ट में बताई गई है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और स्केड्यूल के अंदर बताया गया है, और ये जो है वो एडहेसिव तरीके से और इम्प्रेसिव तरीके से जो है वो लगेगी कि एक तो जो है वो चस्पा करने वाली या एक इम्प्रेसिव होती है, पहले से ही जो है वो जैसे स्टैम्प की सूरत में वो होती है। सो दैट द डॉक्यूमेंट मे बी रिकग्नाइज्ड, ताकि उस डॉक्यूमेंट को रिकग्नाइज तस्लीम किया जा सके, कानून की नजर में कानून उसे मान ले, कानून उसे एक्सेप्ट कर ले कि कोई ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कब रिकग्नाइज होगा कानून की नजर में? जब स्टैम्प एक्ट के तहत स्टैम्प एक्ट में उस डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट लिखी जानी है उसके लिए रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी है, अगर वो लगाई गई है फिर इसको रिकग्नाइज करेगा लॉ, और जब रिकग्नाइज कर लेगा एंड मे बिकम एडमिसिबल इन एविडेंस, तो फिर वो एविडेंस के लिए एडमिसिबल हो जाएगी, काबिल एतमाद शहादत के तौर पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर। वो किसी भी ऑफिस के अंदर, ऑफिशियल ऑफिस के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर जो है वो एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्री एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे उसको पेश किया जा सकेगा। किस मकसद के लिए? टू प्रूव और डिसप्रूव एनी फैक्ट इन इशू, किसी भी फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए, या किसी ने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है तो उसको डिसप्रूव करने के लिए, जो कि फैक्ट इन इशू है। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है? व्हाट इज फैक्ट इन इशू? तो बताएगा फैक्ट इन इशू क्या होता है? ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ इसी जो हमारा ये एमसीक्यू क्या है कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू।
जी फैक्ट सर कोई भी मैटर जो प्रूव और डिसप्रूव करना मकसूद हो किसी भी मैटर में। फैक्ट इन इशू क्या होगा? पहले फैक्ट क्या होता है? पहले तो आप ये बताएं कि फैक्ट क्या होता है। मुझे आपकी आवाज जो है ना वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। सर ये जो आईडी आपको शो हो रही है 8057 एंड पे इसके आ रहा है, ये इंटरप्ट कर रहा है बार बार, पता नहीं वो सुन नहीं रहा, लेकिन कोई और उसमें आवाजें आ रही हैं बच्चों वगैरह की, तो इस वजह से इंटरप्ट हो रहे हैं हम बार बार। इसको सर या प्लीज इसको बोल दें या म्यूट कर दें इसको सर प्लीज। अब दूसरा आ गया ये मुस्तफा साहब करेंगे, वो अभी मेरे पास नहीं है। तो आपकी मुझे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जो आवाज है वो मुझे नहीं सुनाई दे रही है। आप जो है वो जब बोलते हैं तो मुझे आवाज आती है आपकी। तो मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था, व्हाट इज फैक्ट इन इशू? Sir, facts basically includes anything, state of mind, any mental condition, or anything which can be perceived. ठीक होगा, ये फैक्ट हो गया। अच्छा, और फैक्ट इन इशू क्या होगा और उसकी कोई एग्जांपल दीजिए आप। सर, किसी भी चीज पर जो है जो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल है उस पर अगर कोई तनाज़ा चल रहा है तो वो मैटर जो है वो इन इशू होगा, मतलब जिस चीज पर भी जो है किसी किस्म का कोई मैटर है। हाँ, तो अगर उसी मैटर से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए और डिसप्रूव करने के लिए उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे उसी वक्त जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा जब उस पर जो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी है वो आएगी हो। ठीक है, ये है मीनिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। What is the history of Stamp Act? ये हिस्ट्री है कोई किसी को नॉलेज? क्या हिस्ट्री है स्टैम्प एक्ट की? What is the history of Stamp Act? जी, anyone? इसको मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लें। For the first time, क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ स्टैम्प एक्ट, और इसका आंसर है फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमा द स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स for the first time, comma, the stamp duty on documents was levied for the first time. The stamp duty on documents was levied in British India. Through Bengal regulations of 1797. दोबारा रिपीट करता हूं इसको, मैं दोबारा लिख लें। For the first time, the stamp duty on documents was levied in British India through Bengal regulations of 1797, comma, along with the similar regulations
सर ये रिपीट along कीजिए with इन the ईयर 2 similar regulations for provinces of Madras and Bombay, along with the similar regulations for provinces of Madras and Bombay, full stop. These regulations were repeated. These regulations were repeated by the Stamp Act 1860. These regulations were repeated by the Stamp Act 1860, comma, which also was superseded by various acts from time to time. इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं एक दफा फिर. For the first time, क्वेश्चन हमारा ये है, what is the history of Stamp Act? For the first time, the stamp duty on documents was levied in British India through Bengal regulations of 1797, comma, along with the similar regulations for provinces of Madras and Bombay, full stop. These regulations were repeated. These regulations were repeated by the Stamp Act 1860. Which also was superseded by various acts. From time to time. जी लिख लिया आपने? Next question है question number 19. What is the nature of Stamp Act 1899? बहुत ही important question है. What is the nature of Stamp Act 1899? इसके ऑप्शन मैं आपको दूंगा. आपने आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और लॉजिक के साथ आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों है. What is the nature of the Stamp Act 1899? Option number A. The nature of the Stamp Act is substantive. The Stamp Act is a substantive law. A. Substantive. B. Executive law. C. Executive law. और C है both A and B. Question number 19 दोबारा रिपीट करता हूं मैं. What is the nature of Stamp Act 1899? Option number A है substantive law. A है substantive law यानी Stamp Act जो है वो substantive law है. B जो है ऑप्शन B जो है यानी Stamp Act जो है वो executive law. C both A and B are the correct option. Which is the correct answer of this question? Anyone? J? जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी. सी कैसे कोई लॉजिक बताइए सी क्यों है? और ये भी बताएं मुझे जो है आपको जरूर आया होगा कि एडजेक्टिव लॉ क्या है. व्हाट इज एडजेक्टिव लॉ? एडजेक्टिव लॉ क्या है?
और ये स्टेटमेंट बस आपके कीमत की होती है, उसके बाद आप ये आवाजें मुसलसल जो है ना वो कर चलेगा यहाँ पे नोट कर दें आप, और जो जवाब देना चाहता है उसको कहें एनालाइज करें। जी जी, अब मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन रिपीट करता हूँ और आपने जो है वो फिर जब इसका आंसर देना होगा अपना हैंड जो है वो रेज कीजिएगा। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899? कि 99 का जो स्टैम्प एक्ट है उसकी नेचर क्या है, नोयत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ये सब्सटेंटिव लॉ है, ऑप्शन नंबर बी ये एडजेक्टिव लॉ है, ऑप्शन नंबर सी ये बोथ ए एंड बी दोनों ही हैं, यानी सब्सटेंटिव लॉ भी है और एडजेक्टिव लॉ भी है। तो क्या है ये? जो बताना चाहता है, इसका आंसर करना चाहता है, वो अपना हैंड रेज करे। जी कोई करेगा ना तो फिर मैं उसको अलाउ कर दूंगा, अनम्यूट कर दूंगा। जी, जो बताना चाहता है अपना हैंड रेज करे काइंडली। करना है, अगर आपको पता है तो बताएं, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। जी, एनीवन? डॉटेड लाइन है और डॉटेड लाइन में आप मछली और इसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, जैसे हमारा सर इसको म्यूट करें, 8057 ये जो आईडी शो हो रही है सर से करवा लेते हैं। जी अब बोले। बस यही इशू था, बाकी जी जी अब बोले, अब बताएं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899? ऑप्शन ए है सब्सटेंटिव लॉ, बी है एडजेक्टिव लॉ, सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शंस आर करेक्ट। जी, एनीवन? Anyone who will answer this question, please raise your hand. सर जो सब्सटेंटिव लॉ होता है उसमें तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, और जो एडजेक्टिव लॉ है वो डिपेंडेंट होता है अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। सो आई थिंक सब्सटेंटिव होगा क्योंकि इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो क्रिएट हो रही हैं। तो इसमें कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया कि ऑब्जेक्टिव लॉ होता क्या है? ये मैंने क्वेश्चन किया था, तो ऑब्जेक्टिव लॉ मैंने बता ही दिया है कि प्रोसीजरल लॉ होता है। तो इसमें कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया स्टैम्प एक्ट के अंदर कि किस तरह से जो है वो स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, और जो यस सर, प्रोसीजर इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन बताया गया स्टैम्प कि एक्ट। फिर ऑब्जेक्टिव लॉ नहीं है। सर एडजेक्टिव में अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ सब्सटेंटिव होगा ना, अगर प्रोसीजरल में आ रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव है। आपका जो सीआरपीसी है वो सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? यानी वो एडजेक्टिव लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल है ना? तो इसी तरह से स्टैम्प एक्ट जो है ये भी आपको कोर्ट्स के अंदर किस तरह से डॉक्यूमेंट्स पर ड्यूटी किस तरह से लगनी है वो सारे के सारे जो है वो प्रोसीजर। तो फिर ये एडजेक्टिव लॉ हुआ। यस तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 20, the Stamp Act 1899 has achieved its objects by the following ways। जो स्टैम्प एक्ट है वो अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मंदरजा झैल जो तरीके बताए गए हैं इनके जरिए से अपने मकासद पूरे करता है। तो वो कौन कौन से हैं वो लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ। द स्टैम्प एक्ट 1899 has achieved its objects by the following ways। Number 1, not to register
अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, कि ये जो स्टैम्प एक्ट है इसमें बताया गया है कि अगर कोई अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा। ये प्रोसीजर है। जैसे ऊपर हमने कहा कि ये स्टैम्प एक्ट बता रहा है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिस पर प्रॉपर ड्यूटी नहीं लगाई गई तो वो रजिस्टर ही उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ये प्रोसीजर है। तो ये किस तरह से मकासद पूरे करता है स्टैम्प एक्ट, उसका पहला ये है कि उसको जो नॉट टू रजिस्टर अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट के रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जो उस पर प्रॉपर ड्यूटी नहीं ली गई। उसके मकासद को अचीव करने के लिए कि अगर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर लोग जो है वो प्रॉपरली स्टैम्प करके लेके आएंगे इंस्ट्रूमेंट्स को। तो पहला जो है जो हमारा सवाल था कि द स्टैम्प एक्ट 1899 has achieved its objects by the following ways। इन तरीकों से अपने जो मकासद है वो पूरे करता है स्टैम्प एक्ट। पहला हमारा ये था कि नॉट टू रजिस्टर अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है पब्लिक ऑफिसर नॉट टू एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट। ये पब्लिक ऑफिसर जो डिफरेंट उसका एक चैप्टर है उसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो ड्यूली स्टैम्प नहीं है तो जो पब्लिक ऑफिसर है जो इस मकसद के लिए है कि जिसने किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो पब्लिक ऑफिसर नॉट टू एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट। पहला था नॉट टू रजिस्टर अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। सेकंड पब्लिक ऑफिसर नॉट टू एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट। और थर्ड है नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। थर्ड है कि अगर वो ड्यूली स्टैम्प नहीं होगा तो उसको एविडेंस के लिए एडमिसिबल ही नहीं माना जाएगा, काबिल कफाल शहादत के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर। तो फिर लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि वो उसको कोर्ट के अंदर एडमिसिबल एविडेंस बनाने के लिए फिर प्रॉपर ड्यूटी लगाएंगे उसके साथ। तो The Stamp Act 1899 has achieved its objects by the following ways। पहला था not to register unstamped instrument। Second one is public officer not to accept document। Third था not admissible in evidence, कि उस ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि ड्यूली स्टैम्प नहीं है उसको एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी जिस पर स्टैम्प ड्यूटी ना लगे। और फोर्थ वन है बाय मेकिंग ऑफेंस, के स्टैम्प एक्ट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज को कि जिसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी थी और स्टैम्प ड्यूटी लगाना जरूरी था या कम लगाई गई या जो कि प्रॉपर लगाई जानी थी, तो फिर उसके लिए कुछ उसको ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और उसकी फिर जो है वो पेनल्टीज और उसकी जो है वो पनिशमेंट्स के तौर पर स्टैम्प एक्ट के अंदर 1899 के अंदर प्रोविजंस रखी गई हैं। तो ये वो मकासद हैं जिनके जो हासिल किए जाते हैं स्टैम्प एक्ट के का जो मकसद है, मेन मकसद जो है उसको अचीव करने के लिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा कि उसको पहले तो अगर कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट आती है कि जो अन स्टैम्प है, प्रॉपर ड्यूटी नहीं लगाई गई, तो उसे जो है वो रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा, पब्लिक ऑफिसर जो है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर उस ऐसी इंस्ट्रूमेंट को, ऐसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर अगर वो प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है तो एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल शहादत के तौर पे कोर्ट एडमिसिबल एविडेंस ही नहीं मानेगी उसको। और चौथा इसका था कि बाय मेकिंग ऑफेंस, और अगर ये जो सारे के सारे तरीकेकार बताए गए कि उसको स्टैम्प करना है, प्रॉपरली स्टैम्प करना है, अगर जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं करता है तो फिर उस पर कुछ जो है वो पेनल्टीज और पनिशमेंट्स जो है वो बताई गई हैं और उसके जरिए से स्टैम्प एक्ट के मकसद को जो है वो हासिल किया जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है जी। हम ऑनलाइन है अभी? हाँ जी जी। तो ये टाइम हमारा खत्म हो गया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि थॉरोली इसकी स्टडी करें, जो असाइनमेंट है वो
असाइनमेंट वर्क करें, अपनी असाइनमेंट्स बनाएं, प्रॉपर जो क्वेश्चन है उसको एक क्वेश्चन लेके तो उसी तरह से जैसे आप पहले असाइनमेंट बनाते थे बनाएं, उसमें से ही ये जो MCQs हैं ये निकलेंगे। और इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको कि अगर आप उसकी असाइनमेंट वर्क कर लेते हैं तो आपको नुकसान होगा, बल्कि आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको जुडिशरी में अपेयर होना है तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जो स्टैम्प एक्ट है, ये कोर्ट फीस एक्ट है, सूट वैल्यूएशन एक्ट है, तो इसमें से कोर्ट फीस एक्ट में से, सूट वैल्यूएशन एक्ट से, स्टैम्प एक्ट से, आर्बिट्रेशन में से, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट से वो सवाल पूछ लेता है। और ये कंपल्सरी सवाल होता है, 2 सवाल देते हैं इस स्टैम्प एक्ट में से और 1 करना होता है जुडिशरी में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको आपने थॉरली स्टडी करना है। तो उसमें से आपका जो ये MCQs टाइप है क्वेश्चन है वो भी आपके हल हो जाएंगे। तो आज हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हमने छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।